नमस्कार। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में, जैसे कि मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था कि हमने यूनिट वन को कंप्लीट कर लिया है। यूनिट वन को कंप्लीट करने का मतलब है कि हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो नींव है, अगर हमने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है, तो हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो पूरी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है उसकी नींव हम बहुत अच्छी मजबूत खड़ी कर चुके हैं। और अब यूनिट टू में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके देखेंगे कि कैसे डिफरेंट बॉडीज के ऊपर जब फोर्सेस लगते हैं तो उससे कैसे अफेक्ट आता है। डिफरेंट फोर्सेस के लिए क्या किस किस प्रकार के लॉज हैं। और मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लॉज ही तो देखने हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिद्धांत देखने हैं, प्रिंसिपल्स देखने हैं, नियम देखने हैं। तो यही सब कुछ अब हम इस यूनिट टू के अंदर शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूनिट टू में ये सब टॉपिक्स, दीज आर द टॉपिक्स आई विल बी कवरिंग। सो इसमें मोस्टली हम लोग फोर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे और उस पे कौन कौन से तरह के डिफरेंट लॉज लगते हैं, इन सबको देखा जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। लेट्स स्टार्ट। सो यूनिट टू में, जैसा कि हमने पहले शुरुआत में ही देखा था कि डिफरेंट क्वांटिटीज में, फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि कुछ क्वांटिटीज हैं, जैसे फोर्स के बारे में पढ़ा था, प्रेशर के बारे में पढ़ा था, डेंसिटी। देन हमने पावर के बारे में पढ़ा, वर्क के बारे में पढ़ा। तो उसमें फोर्स पे हमने डिटेल्ड चर्चा की थी कि फोर्स क्या होता है। तो वही आज उसको बिल्ड करते हुए हम लोग फोर्स से ही फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो किसी बॉडी के ऊपर लगता है, तो हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स की वजह से चार तरह के अफेक्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज कि फोर्स की वजह से पुश अफेक्ट आएगा, पुल अफेक्ट आएगा, और फोर्स की वजह से बॉडी चेंज होगी, मतलब कि उसका या तो साइज चेंज होगा या फिर उसका शेप चेंज होगा। तो यही सब कुछ हमने लिख रखा है। पुश और पुल अफेक्ट की वजह से कोई भी बॉडी जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव होगी या फिर उसका मोशन चेंज होगा। वेर इन साइज चेंज की वजह से कोई भी बॉडी या तो कंप्रेस होगी या स्ट्रेच होगी। कंप्रेस मतलब दबेगी, स्ट्रेच मतलब बाहर की तरफ निकलेगी। वेरिन शेप चेंज के अंदर हम बोल सकते हैं, जैसे कि सपोज मैं अपने हाथ में एक तौलिया रखता हूं और तौलिए को एक तरफ से पकड़कर दूसरी तरफ से घुमाता हूं, तो उसकी वजह से उसके अंदर कुछ चूड़ियां सी बन जाएंगी ना। तो वही, जो वो तौलिया जिस तरीके से जिस शेप का बन रहा है उसे हम ट्विस्ट बोलते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रही है। पहले तौलिया किसी साइज का, किसी शेप का था, और बाद में इट चेंज इट्स शेप। और ऐसे ही बेंडिंग, बेंट मतलब सपोज मेरे पास एक कोई शीट मेटल है और उसके ऊपर मैं फोर्स लगा के उसको बेंड कर रहा हूं से, एक सिंपल से उसको एल शेप में मैंने कन्वर्ट कर दिया। सो ये भी हम फोर्स के थ्रू ही करते हैं। फोर्स में हमने, और फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो हमें पता चला कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करते हुए हमेशा हम एक मैग्नीट्यूड बताएंगे और उसकी हमेशा एक डायरेक्शन दिखाएंगे। तो यही है। तो फोर्स फोर्स को मैंने यहाँ ऊपर वाली बॉडी के अंदर भी दिखाते हुए यही किया है। पुल अफेक्ट दिखाते हुए भी एक डायरेक्शन बना रहा हूं मैं, पुश अफेक्ट दिखाते हुए भी एक डायरेक्शन बना रहा हूं। दैट मीन्स कि फोर्स को हमेशा मैं एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसका कुछ एक मैग्नीट्यूड होगा, कुछ माप होगा कि इतने अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, और फोर्स को हमेशा न्यूटन में मेजर किया जाता है, तो इतने न्यूटन से ऐसा यूनिट के अंदर न्यूटन में मेजर करेंगे और उसकी हमेशा एक डायरेक्शन एसोसिएट करेंगे। फोर्स बहुत सी तरह का होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा फोर्स जो हमेशा हमारी बॉडी को धरती की तरफ खींच रहा है। वेरिन एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जब सपोज जैसे मेरा कोई एक सरफेस है और उसके ऊपर मैं अपनी बॉडी को खींच रहा हूं, तो बॉडी और सरफेस के बीच में उनके कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स
अपोजिट टू दी मोशन आएगा, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ये हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स, जो दो मैग्नेट के बीच में फोर्स होता है, उसे मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। नॉर्थ नॉर्थ पोल एक साथ होंगे तो उसकी वजह से रिपल्शन होगा, साउथ साउथ पोल एक साथ होंगे तो रिपल्शन होगा। और अगर डिफरेंट पोलैरिटीज के पोल एक साथ होंगे, नॉर्थ और साउथ एक साथ होंगे, तो अट्रैक्शन होगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ऐसे ही इनर्शिया इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में न्यूटन के फर्स्ट लॉ से डराइव होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो सपोज हम एक बस में जा रहे हैं, तो बस में हम लोग बैठे हुए हैं। तो जो बैठा हुआ है वो हमेशा बैठा ही रहना चाहेगा, क्योंकि उसको वो एक मिनिमम एनर्जी स्टेट, मतलब कि उसकी एनर्जी कम से कम उसमें लग रही है, वो रेस्ट पोजीशन पे है, आराम से बढ़िया से बैठा है। सपोज जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मोशन, ब्रेक लगने की वजह से हमारा शरीर एकदम से हिलना शुरू होगा और वो ड्राइवर की तरफ, आगे की तरफ जाएगा। तो ये जो अफेक्ट आ रहा है, ये अफेक्ट एक्चुअली में इनर्शिया की वजह से आता है। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। मतलब कि जो पेड़ है वो अपनी जड़ें बनाए हुए है, और उसी जड़ों की वजह से वो एक रेस्ट, स्थिर पोजीशन में रहना चाहता है। लेकिन जैसे ही कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से वो, उसको एक झटका लगेगा, वही है इनर्शिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स इंट्रोडक्शन। ये हमने ऑल्दो फर्स्ट यूनिट के अंदर पहले से ही कर रखा है। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द फोर्स। आगे चलते हैं। सो फोर्स की यूनिट, तो फोर्स को सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के हिसाब से, फोर्स को हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। मास को हमेशा, अगर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट जो कि हमने फर्स्ट यूनिट में अगेन पढ़े, तो एफपीएस सिस्टम के अंदर मास को पाउंड में मेजर किया जाता है, जो कि हमने एग्जांपल लिया था ब्रिटिश सिस्टम का, जहां पे केक को पाउंड में मेजर करते हैं। हम आज भी इंडिया में भी पाउंड में मेजर किया जाता है। तो मास यूजुअली मेजर्ड इन एफपीएस सिस्टम पाउंड में, वेर इन डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फुट में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में। तो इस वजह से फोर्स की यूनिट बनती है पाउंड। एक्सेलरेशन मेजर इन, एक्सेलरेशन इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वहां से हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। सो या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टाइम स्क्वायर, या फिर अगर डी बाई डी टी की टर्म में देखो तो डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर, या फिर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो उसमें वो यूनिट हो जाएगी फिट पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये एक पाउंड फिट पर सेकेंड स्क्वायर, इस क्वांटिटी को बोला जाता है एफपीएस सिस्टम के अंदर वन पॉन्डल। वैसे ही एस जी सी जी एस सिस्टम के अंदर जी स्टैंड फॉर ग्राम, तो मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। तो उससे इसकी यूनिट बन के आती है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है वन डाइन। सो सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स को हम डायन में मेजर करते हैं। वेर इन एमकेएस और एसआई सिस्टम के अंदर मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो इसकी यूनिट बन के आती है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही क्वांटिटी को हम न्यूटन बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट ऑफ द फोर्स। अब आगे चलते हैं। तो फोर्स को करेक्टर्स, हाउ वी कैन करेक्टराइज अ फोर्स। तो फोर्स को करेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फोर्स को हम लोग किस किस विशेषता से समझते हैं। तो सबसे पहला है कि फोर्स को जब भी हम डिस्क्राइब करेंगे ना, तो बोलेंगे 1 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स, मतलब कुछ कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट का फोर्स है, वो मैग्नीट्यूड दिखाता है। दूसरा, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है।
सेकंड वन इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द डायरेक्शन। और इसे ही लाइन ऑफ एक्शन भी बोला जाता है कि किस लाइन में एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने डिस्क्राइब भी कर रखा है, तो ये ए बी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ऐसे ही तीसरा एस्पेक्ट है किस तरह का, किस नेचर का है फोर्स या किस सेंस का है। तो उसमें क्या ये पुश अफेक्ट दे रहा है या पुल अफेक्ट दे रहा है, क्या मैं उस फोर्स से किसी बॉडी को खींचना चाह रहा हूँ या धक्का देना चाह रहा हूँ। फोर्थ एस्पेक्ट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो फोर्स जब भी अप्लाई किया जाएगा तो किसी पॉइंट के ऊपर पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर हम फोर्स लगाने वाले हैं। उस पॉइंट के ऊपर हम बताएंगे कि अच्छा यहाँ पे फोर्स लगने वाला है। तो फोर्स डिफाइन करते हुए हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बताना है। तो ये चार करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी एक फोर्स की। तो उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये पुश अफेक्ट देगा या पुल अफेक्ट देगा, या फिर किस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर, मतलब कौन से पॉइंट पे हमें फोर्स लगाना है। ये चार चीजें पता होंगी तो फोर्स को हम आराम से लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। और फोर्स को नॉर्मली लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। तो ये साइड में जो हमने डिस्क्रिप्शन दो एरो दिखा रखे हैं, ये एक्चुअली में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक ए बी फोर्स लगाया हुआ है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। तो फोर्स ये कौन सा लग रहा है, आउटवर्ड फोर्स, जिसकी वजह से हम किसी बॉडी को खींचेंगे, ए पॉइंट को खींचेंगे। और ऐसे ही दूसरा एक और हमने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ए बी फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ए टुवर्ड्स ए है, और एंगल अगेन हॉरिजॉन्टल से उसका है थीटा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस बॉडी को धक्का देंगे, या फिर ए पॉइंट को आप कह सकते हो धक्का देंगे। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम फोर्स को और डिटेल से देखेंगे कि फोर्स कितनी तरह का है, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने बताया मैग्नेट जो है वो अट्रैक्शन भी कर रहा है, रिपल्शन भी कर रहा है। तो ऐसे ही हम डिफरेंट तरह के फोर्सेस को देख के, और उसके बाद फिर हम फोर्सेस में किस तरह के लॉज लगेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट लॉज को पढ़ के कैसे फोर्स को देखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, वो सब कुछ धीरे धीरे करके इस यूनिट के अंदर देख लेंगे। So that's all for this video। अभी जो assignment related to this unit, I'll be posting in the description of this video। तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ मेरी फिर से गुजारिश रहेगी कि इस यूनिट सेकंड के भी आप नोट्स साथ साथ बनाते जाएं। और अगर आपको कुछ कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और या फिर आप मेरे से पर्सनली भी मिल सकते हैं। तो वी कैन वर्क इट आउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।